10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम आप मेरे और हर्षिता के साथ देखेंगे और बाजार में एक छोटा सा पुल बैक है। उस पुल बैक में आपकी अप्रोच क्या हो, बात करने के लिए हमारे साथ श्री रावत, आशीष बहती जी मौजूद रहेंगे पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी। अमोल अठावले और सुदीप शाह एसबीआई सिक्योरिटी से फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ेंगे। अभय अग्रवाल आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ होंगे और साथ ही यतिन से एग्जैक्टली एचडीएफसी बैंक की बातचीत होगी। लेकिन पुल बैक या वाकई अभी तक तो एक सम्मानजनक पुल बैक है फ्रॉम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और दो चीज़ें हो रही हैं मॉर्निंग की, अगर दो उपलब्धियों को देखें, सीरीज बेस, थर्ड बेस, होल्ड, 50 डे में होल्ड, और बैंक निफ्टी इस बीच कल की क्लोजिंग ट्रेजेक्ट्री को पार करने के बाद अब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिगेन करता हुआ। दैट मीन्स 50 डे में ऑन बोथ इंडिसेस निफ्टी और निफ्टी बैंक इज़ इन एक्शन। और एक और चीज़, एक स्टॉक रखता हूँ आपके स्क्रीन पे, बाटा 1374। मैंने जब पूछा था ना शिल्पा जी से, शिल्पा जी क्या इसे कवर कर लें, शिल्पा जी ने कहा था कवर कर लो। मैं यहाँ पे बाटा का उदाहरण इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि द वीकेस्ट स्ट्रक्चर, जो सबसे कमज़ोर स्ट्रक्चर है, जब वो पुल बैक मोड में आने लगे तो लग रहा है कि बाजार में शॉर्ट कवरिंग हावी है। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सुदीप, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरू जी। वीरू जी, पहला ट्रेड जो है मेरा वो एमसीएक्स पर है। एमसीएक्स पर हमने देखा है कि एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड में स्टॉक था पिछले काफी महीनों से, और पिछले 3-4 दिन से भी अगर हम देखें तो मार्केट में जहाँ पे ऊपरी स्तरों से थोड़ा गिरावट हमने देखी है, 1000 पॉइंट निफ्टी लुढ़क गया और बैंक निफ्टी भी सवा दो हजार पॉइंट। वहां पे एमसीएक्स ने एक 5700 5800 के जोन को एक अच्छा बेस बना लिया और आज हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पोजिशनली बहुत ही अच्छा मूव आ रहा है। तो मुझे लग रहा है वापस से ये जो अप ट्रेंड जारी रहेगा। यहाँ पे 5850 के स्टॉप लॉस के साथ 6030 6050 के टारगेट्स एमसीएक्स में मुझे नजर आते हैं। दूसरा एक आईटी स्टॉक्स में मुझे पुल बैक नजर आ रहा है। तो कोफोर जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, पिछले 10-12 दिन से हमने देखा था 6850 से लेके 7100 बीच में 7100 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। आज यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 7120 के स्टॉप लॉस के साथ 7350 के टारगेट्स के लिए कोफोर्ज में बाइंग की जा सकती है। ओके, तो कोफोर्ज और एमसीएक्स ये दो ट्रेड्स आपके लिए तेजी वाले। 7350 की तरफ कोफोर्ज जाएगा और एमसीएक्स में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम। एमसीएक्स का टारगेट 6030 का है। अमोल, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मुझे भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेक्ट इसके लिए किया है कि उसका लार्जर टेक्सचर अगर हम देखते हैं तो अभी भी प्रॉमिसिंग है। वीकली और डेली चार्ट्स पे अभी रिट्रेसमेंट लेवल पे अवेलेबल है। 1670 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 1750 1760 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1635 का। दूसरा मैं एक एचसीएल टेक के साथ जाना चाहूंगा। 1790 के आसपास मैंने पिक किया था। ये भी पोजिशनल है, शायद थोड़ा टाइम ले सकता है। 1860 और 1880 ये दो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और 1755 उसका स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। आई थिंक ये जो मार्केट करेक्ट हुआ है उसमें इतना करेक्ट हुआ नहीं है, और अभी भी डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पे एक बुलिश का जो टेक्सचर है वो स्टॉक ने मेंटेन किया है। तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। ओके, तो एचसीएल टेक और भारती एयरटेल दोनों में बाय साइड के ट्रेड्स इस समय। भारती में 1700 का टारगेट और एचसीएल भी अभी आपने सुना, यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी तेजी की ही बन रही है। तो ये दो ट्रेड्स हो गए, चार ट्रेड्स हो गए राधा। शिल्पा जी बताइए इस समय ताज़ा क्या लेना है, तेजी या मंदी? अभी भी आपको लग रहा है 1-2 ट्रेड्स होने चाहिए, हेज करेंगे अपने आप को? नहीं, अभी के लिए थोड़ा इंट्राडे के लिए स्पेसिफिक लॉन्ग्स की तरफ ही रहेंगे। यहाँ पे पहला रहेगा लालपात लैब। लालपात लैब बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ गया है। 3500 के ऊपर इस स्टॉक का आना अभी बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे लगता है 3550 3600 का आपको एक मूव शायद इंट्राडे में ही देखने को मिल जाए। तो आप 3500 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 123 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 100 का ही रखिए। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 145 से 150। और मेरा दूसरा जो रहेगा बाय वो रहेगा एयू बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम है। एयू बैंक थोड़ा इसमें अच्छा खासा परफॉर्म करता है। तो 650 के ऊपर सस्टेन करते ही इसमें मुझे लगता है और थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा फॉर टारगेट्स ऑफ 760 एंड 780। तो आप अभी भी बाय कर सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 730 एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 760 टू 780। ओके, तो ये फिलहाल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
780 की तरफ, और डॉक्टर लाल में 3500 का कॉल लिया जा सकता है, 145 का वहां पर टारगेट रहेगा, 123 के आसपास है। महती जी, आपका ट्रेड क्या होगा? तेजी और एक मंदी की तरफ रहेगा, तो डीवीज लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में और एक ब्रेकआउट के लिए अभी स्टॉक तैयार है। तो 5350 5350 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 5550 के फर्स्ट टारगेट और 5650 के सेकंड टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें सेलिंग के लिए अच्छा लग रहा है वो है हिंद पेट्रो। हमें लग रहा है यहाँ पे वीकनेस बनी हुई है, 3% स्टॉक अभी भी डाउन है और यहाँ से भी और गिरने की संभावना है। तो यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह है। 410 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 395 का पहला टारगेट, 385 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके, तो HPCL सेल साइड का ही ट्रेड रहेगा, 385 तक जा सकता है, ये बड़ा टारगेट दिया गया है, और डीवीज लैब में एक मौका तेजी की पोजीशन लेने का है। ये है फिलहाल वो ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर दोबारा लेके आएंगे। अच्छा, बाय द वे निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक इस समय है 150 पॉइंट ऊपर, पूरा पॉजिटिव टिक, और 52,000 की तरफ इंडेक्स कभी भी पहुंच सकता है। SBI ने साथ दिया है, कोटक का कुछ सपोर्ट मिला है। मैं देख रही हूँ पिछले आधे घंटे में क्या बदला है, तो SBI की तरफ से एक अच्छा खासा मूव, और सुबह से यानी कि पिछले आधे एक घंटे से हमने देखा है ओपनिंग के बाद ICICI बैंक, एक्सिस जैसे स्टॉक्स में रिकवरी आ रही है। बैंकों के साथ ही रहते हैं। आज देखिए, सुबह में हम बात कर रहे थे HDFC बैंक की। एक तो Q2 का अपडेट आया, लेकिन उसके बाद एक और बड़ा अपडेट आया, इनकी सितंबर महीने की शेयर होल्डिंग जो है वो बैंक ने अपडेट की है एक्सचेंजेस पर। अब उससे क्या इन्फ्लुएंस निकाला जाए, खासतौर से MSCI का जो सेकेंड ट्रांच ऑफ इनफ्लो आने वाला था, उसके लिए ये शेयर होल्डिंग क्या मायने रखती है, और ऑफ कोर्स वो अपडेट में क्या कहा गया है। पहले यतिन को जोड़ लेते हैं। यतिन, बताइए पहले तो ये शेयर होल्डिंग क्या इन्फ्लुएंस निकाला जाए? देखिए, HDFC बैंक ने अपनी सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग जो है एक्सचेंजेस पे भेज दी है, और एक बड़ी बात ये है कि जो FI हेडरूम है जो पिछले क्वार्टर था उससे और बढ़ता हुआ नज़र पड़ा है, और कुल FI हेडरूम जो है, फॉरेन हेडरूम, अब लगभग 25% हो गया है। इसका मतलब ये है कि HDFC बैंक जो पिछले रिव्यू में एलिजिबल था और जो नवंबर का रिव्यू आने वाला है वहाँ भी एलिजिबल रहेगा अपना वेटेज बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट जो एडजस्टमेंट फैक्टर है वो MSCI में चेंज हो जाएगा, जो 75% था अब 100% एडजस्टमेंट फैक्टर हो जाएगा, जिसके कारण HDFC का जो MSCI ग्लोबल इंडेक्स में वेट है वो लगभग 1.6% से बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा। और ये जो 1.6% से वेटेज बढ़ रहा है, इसके कारण लगभग $1.5 बिलियन का इनफ्लो ब्रोकरेजेस एस्टिमेट कर रही हैं आ सकता है, और $1.5 बिलियन का मतलब है लगभग 12,000 करोड़ की बाइंग आपको नवंबर के महीने में आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि MSCI का रिव्यू जो है और जो एप्लीकेबिलिटी है उसके चलते ये चेंजेस आपको होते हुए नज़र पड़ेंगे। इसके अलावा जो बिजनेस अपडेट है वो भी काफ़ी शानदार रहा है HDFC बैंक का। अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो 5% की डिपॉजिट ग्रोथ सिक्वेंशियल बेसिस पे, और साल दर साल बेसिस पे लगभग 15% की डिपॉजिट ग्रोथ आपने देखी। ये इंपॉर्टेंट फिगर है जो बाजार ऑब्जर्व कर रहा था। तो दोनों ही फ्रंट पे, क्वार्टरली अपडेट के फ्रंट पे और MSCI के फ्रंट पे अच्छी खबर आती हुई HDFC बैंक के लिए। फिलहाल एक अच्छी खबर HDFC बैंक के लिए, Q2 अपडेट आ चुका है, लेकिन जो FII वाली सीमा है उसका जो उसके पहुंचने से जो 55% पर दिया गया है बैंक की तरफ से अपडेट या डिस्क्लोजर, यानी रूम फिर से बन रहा है, हेडरूम बन रहा है कि वो MSCI का जो सेकेंड हाफ, दूसरे ट्रांच का पैसा था वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। लगभग 25% तक का विदेशी निवेश की गुंजाइश यहाँ पर बन गई है। इसी पर बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये स्टॉक डे लो से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश में ज़रूर रहा है, 1685 तक पहुंचा, उसके आगे गाड़ी बढ़ी नहीं है। हमारे साथ पाइपर सेरिका के अभय अग्रवाल जुड़ रहे हैं मार्केट बिग वॉइस में। अभय जी, इसी के साथ शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज थैंकफुली थोड़ी सी रिस्पाइट है कल की एक्सेसिव बिकवाली से, लेकिन ये जो डिटेल्स आपके सामने पेश किए यतिन ने, एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के फाइन प्रिंट, दूसरा इनका Q2 का अपडेट, जहां पर डिपॉजिट बेस में भी कुछ पिकअप देखने को मिला है, ज़्यादा नहीं, 7% ही सही। क्या सलाह होगी, क्या आप कैसे पढ़ रहे हैं इन सारे डेटा पॉइंट्स को? जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग। और डेफिनेटली रिस्पाइट है, हरा हरा दिख रहा है तो अच्छा थोड़ी रिकवरी है। पर हर्षदा, ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये मार्केट, जैसे मैं महीने 1.5 महीने से आपके शो पे भी कह रहा हूँ, ये मार्केट अब
बाय ऑन डिप्स मार्केट नहीं है और ये बड़ी तेजी से एक सेल ऑन रैलीज मार्केट बन रहा है। और एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, पर एक मेरा रीजन ये कहने का ये है हर्षदा, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म में जो वैल्यूएशंस हमारी बढ़ी है, मार्केट में तेजी आई थी, उसको सस्टेन करने के लिए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमने रिसर्च किया है, सेक्टोरल रिसर्च किया है, प्लस जो एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल प्लस मार्केट ओवरले है, लिक्विडिटी फ्लो ओवरले है, उसको देख के ये लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को अपनी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं वो अंडर कंट्रोल रखनी चाहिए और ओवर एलोकेशन अभी नहीं करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक की स्पेसिफिकली मैं आई थिंक हफ्ते 10 दिन पहले जब भी आपके शो पे आया था तो मैंने कहा था कि हम बहुत अंडरवेट है पूरे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस पे। इनफैक्ट इस पहली बार है हमारे पोर्टफोलियो में एक भी लेंडर नहीं है, ना कोई बैंक है, ना कोई एनबीएफसी है। और उसका रीजन ये है हर्षदा, कि पूरे सेक्टर वाइड एक साइक्लिकल डाउनटर्न से निकल रहा है। ये लॉन्ग टर्म डाउनटर्न नहीं है, स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, ये एक साइक्लिकल इशू है कि डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो मार्जिन बनता था इन बैंक्स का, और ग्रोथ और मार्जिन दोनों साथ में बनते थे, अब वो एटलीस्ट 12 महीने के लिए नहीं लगता कि बनेंगे। क्योंकि जो गाइडेंस भी है, अब आप देखें सिंगल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस है लिटरली, और उस इन्वायरमेंट में 2 टाइम 2.5 टाइम बुक वैल्यू मल्टीपल सपोर्ट करना लार्ज प्राइवेट बैंक्स के लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। और ये प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है, एक स्पेसिफिक बैंक की प्रॉब्लम नहीं है। अनसिक्योर्ड क्रेडिट है जो उसमें चैलेंजेस हैं। अभी काफी बैंक्स और एनबीएफसी जिनसे हम बात करते हैं देख रहे हैं उनका पूरा ध्यान रिकवरी में है, नए लोन देने में नहीं है, तो क्रेडिट ऑफटेक भी कम हुआ है। तो अगर मैं ये सब स्ट्रक्चरल इश्यूज देखूं हर्षदा, तो एचडीएफसी बैंक के साथ साथ मैं कहूँगा पूरा जो सेक्टर है उसको करीब 3 से 6 महीने लगेंगे अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते करते। ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग पिवट पर आ चुका है। मीरू, आपको याद होगा अगस्त का महीना जब वो एक सिंगल ट्रांच में नहीं 2 ट्रांचेस में बात की थी एमएससीआई ने कि देखिए हम आधे आधा खरीदेंगे, इस समय पहले थोड़ा पैसा आएगा और बाकी आधा डिपेंडिंग ऑन वेयर शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टैंड्स हम लेकर आएंगे। स्टॉक 1600 के आसपास गया था। अब ये जो डेवलपमेंट आ रहा है, क्या 1600 ही बॉटम है? क्योंकि वहां से हम नियरली 1700 के ऊपर निकले और फिर रीसेंट पास में पिछले हफ्ते कुछ बिकवाली आई है तो ये फिर से 1700 के नीचे आया। हर्षदा, मेरे ख्याल से अभी अगर आप मुझसे पूछे ना बॉटम एचडीएफसी बैंक का, मेरे ख्याल से ये परसिस्ट करेगा 1610 620 के आसपास। क्योंकि जब भी एचडीएफसी बैंक एक बुरे फेज से या फिर एक सेलिंग फेज से गुजरता है, ये अपने 200 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को अमूमन टच करता है। बट मैं कहूँ हर्षदा आपसे एक और बात कि एचडीएफसी बैंक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर लिया 1580 1610 के बीच में। तो अगर आप उससे पूछें कि रीजनेबल बॉटम जहाँ पे एक इन्वेस्टर को थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से एचडीएफसी बैंक को गिरफ्त करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट जो बात अभय जी कह रहे हैं, जो कि पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए अप्लाई है कि वी आर गोइंग थ्रू ए टफ फेज, एचडीएफसी बैंक का अगर आपको वाकई इसको ग्रैब करना है ना, बेटर जोन है 1610 1620 630, जहाँ पे इसके लॉन्ग टर्म एवरेजेस परसिस्ट करते हैं। एक और चीज़, वीकली चार्ट्स पर भी हर्षदा अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखें तो बेटर जोन है 1580 से लेकर 1620, नॉट एग्जैक्टली दिस प्राइस 1670 नहीं। चलिए, तो ये इनफैक्ट टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी मुझे लगा इस साथ में रख देना चाहिए। अभय जी, मैं आपकी राय अब लार्जली मार्केट पर लेना चाहूंगी Q2 अपडेट के लिहाज से। अब देखिए, हमने एचडीएफसी बैंक का Q2 अपडेट देख लिया, बजाज फाइनेंस भी थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन में है, लेकिन ज्यादातर ब्रोकरेजेस ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्रेडिट कॉस्ट ही रहेगा। आपका सेंस क्या कह रहा है कि क्या कुछ क्रेडिट कॉस्ट में ईजिंग देखने को मिली है या नहीं मिली है? क्या वो एक पेन पॉइंट साबित हो सकता है एनबीएफसीज के लिए, बैंक्स के लिए सेकंड क्वार्टर में? जी हर्षदा, हमारा जो भी आउटलुक है इस सेक्टर पे वो पूरा रिसर्च बेस्ड है। तो हम एंगेज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, लोकल एजेंट से, और जो भी इन बैंक्स के साथ बिजनेस करता है या एनबीएफसीज के साथ बिजनेस करता है, इंक्लूडिंग क्रेडिट रेटिंग ब्यूरोज हैं जैसे सिविल है, एक्सपीरियन है, इन सब से। तो जो डेटा अभी आ रहा है वो
दिखा रहा है कि अभी भी सिचुएशन डिटीरियरेट हो रही है। एक बहुत बड़ा सब 5 लाख रुपीस के जो लोन लेने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड लोन लेने वाले, जो अनसिक्योर्ड लोन है, प्लस पर्सनल लोन, हाई इंटरेस्ट कॉस्ट पे जो पर्सनल लोन वाले रिटेल बोरोवर्स हैं, उनकी क्रेडिट क्वालिटी में काफ़ी डिटेरियोरेशन है और इसकी वजह से इन एनबीएफसीज का जो अनसिक्योर्ड लोन देते हैं रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट को, स्मॉल टिकट साइज के, वो उनका फोकस अभी रिकवरी पे है, क्योंकि अगर वो रिकवरीज नहीं हुई, वो डिले हुई, तो उसका इम्पैक्ट एनपीएस पे दिखने लगेगा, जिसको मार्केट बहुत नेगेटिवली लेगा। तो जो मैं देख पा रहा हूँ हर्षदा, सारी लार्ज एनबीएफसीज, लार्ज प्राइवेट बैंक्स भी जो हैं, उनका ध्यान इस समय लोन बुक बढ़ाने में नहीं है, बल्कि रिकवरी में है। और इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में भी आपको एक बहुत रिमार्केबल स्लो डाउन दिखेगा लोन बुक एक्सपेंशन में, जिसका मार्केट यूज्ड टू है कि 20-20% लोन बुक बढ़ती है, वो सिंगल डिजिट में बढ़ेगी शायद। और दूसरी तरफ एक क्रेडिट कॉस्ट जो है, एनपीएस है, जो डे पर डे डेज पर बियॉन्ड ड्यू जिसको हम कहते हैं डीपीडी, वो रेशियो भी डिटीरियरेट होगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट में मुझे लगता है कि इन बैंक्स को और एनबीएफसीज को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी अगले 3-6 महीने अपना बिजनेस वापस ग्रोथ फेज में लाने के लिए। ओके, अच्छा, बैंक्स पे काफ़ी हद तक बात हो गई। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभय जी, इस बार हिस्टोरिकल प्राइस मैच कर रहे हैं और उन हिस्टोरिकल लेवल्स को रीगेन करने की तैयारी कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक स्पेस पहले ये थिन वॉल्यूम्स पे ऊपर आ रहे थे, लेकिन अब सब्सटेंशियल वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर। फॉर इंस्टेंस डॉक्टर लाल पैथलैब कहाँ पे CY22 की ट्रेजेक्टरीज को रीगेन करता हुआ, हिस्टोरिकल प्राइस को और उस प्राइस को जो कि इनके करियर का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग फेज था, उनको रीगेन करना, ये डायग्नोस्टिक स्पेस में, हॉस्पिटल स्पेस में रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? आपकी रीडिंग अगर पिछले 2-3 महीने, 4 महीने में इस स्पेस की रही हो तो वो क्या कहती है? आई थिंक वीरेंद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और दूसरा, जो आपने कही बात एकदम सही बात कही कि ये देखिए, ये एक सेक्टर है जो ओवर वैल्यूड था एक समय, जो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स थी और चैलेंजेस थे, वो वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट नहीं होते थे। तो एक साइडवेज करेक्शन हुआ है इन स्टॉक्स में, और डाउनवर्ड भी था, और अब वो ये वापस लेवल पे आए हैं जहाँ पे अर्निंग्स बढ़ी हैं, तो वैल्यूएशन मल्टीपल इनका गिरा है। मुझे लगता है डायग्नोस्टिक बिजनेस इंडिया में एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड प्ले आउट होगा ओवर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, क्योंकि हेल्थ केयर का एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है, और अगर आप डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे एक ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो डॉक्टर्स का भी ओरिएंटेशन इस समय ये है कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो। और इन कंपनीज का एक चैलेंज था वीरेंद्र, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ लिमिटेड था, कि ये टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग है वो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में नहीं चलती थी। बहुत बड़ा गैप था प्राइसिंग में लार्ज और स्मॉल सिटी में। पर जैसे जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हुआ है टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में, इनको बिजनेस करना आसान हो रहा है, और ये मार्केट ऐसा है कि जो काफी ट्रस्ट और फेथ पे चलता है। तो मुझे लगता है ये एक सेक्टर है जिसका बॉटम बन गया है, और डेफिनेटली आप इन्वेस्टर्स इसमें से जो लीडिंग स्टॉक्स हैं उन्हें पिक कर सकते हैं। जी हाँ, और आप देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब 3501 पे, मैं कल इनफैक्ट इनके चार्ट्स को रीड कर रहा था। मैं 3 दिन से अपनी टीम्स में शामिल भी कर रहा था। देखिए, कोई ट्रेड नहीं था, बट बहुत ही सीरियस बाइंग थी। और जिसे कहते हैं ना, वो चार्ट्स को देख के, वॉल्यूम्स को देख के आपको लग रहा है कि शायद इस स्पेस को, नॉट एग्जैक्टली रिटेल्स, मतलब जो जिसे कहते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल बैंक जो है वो इसको चेस कर रही है। डायग्नोस्टिक स्पेस पे यहाँ पे अभय जी का व्यू हो गया। एक स्पेस को और थोड़ा सा यहाँ पे छूते हैं, जहाँ पे कन्विक्शन बाजार का इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, वो है केमिकल बास्केट। धीरे धीरे केमिकल बास्केट में आज टाटा केमिकल में बैकफुट पे थोड़ा सा है रुझान, लेकिन क्योंकि अभय जी कुछ 1-2 स्टॉक्स के नाम ले भी लेते हैं, कभी कभी कंफर्टेबल होते हैं लेने में। अभय जी बताइए, केमिकल बास्केट में आपने क्या जोड़ा पिछले 3 महीने में? जी वीरेंद्र, ये केमिकल बास्केट हम पिछले साल भर से ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन था कि जो चाइना की जो डंपिंग है, जिसकी वजह से काफी प्राइस प्रेशर है इन स्टॉक्स पे, कमोडिटी प्राइस जो उस जिसकी वजह से मार्जिन्स काफी डिप्रेस्ड हैं, वो ईज ऑफ होगा। और अब वीरेंद्र एग्जैक्टली वही हो रहा है, जैसे चाइना ने स्टिमुलस अनाउंस किया है एक लोकल इकोनॉमी के
ग्रोथ की एक एक्सपेक्टेशन बन गई है, जिसकी वजह से अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए मेटल प्राइसेस, केमिकल प्राइसेस, एग्रोकेमिकल प्राइसेस सब स्पाइक हो रही है। और मुझे लगता है कि जो बीटन डाउन केमिकल स्टॉक्स हैं और स्पेशली बीटन डाउन एग्रोकेमिकल स्टॉक्स हैं, उनमें एक अच्छी रिकवरी होने की संभावना है, क्योंकि मार्केट एक डिसअपॉइंटेड है इन सारे स्टॉक से। तो एक बॉटम अच्छा बना है वहाँ पे। जैसे मैंने कहा था, हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए थे यूपीएल, धानुका और शारदा क्रॉपकेम, जो एग्रीकेमिकल स्पेस में है। करीब साल भर से हमने मॉडल पोर्टफोलियो में उनको ऐड किया था और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी किया है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, प्राइसेस जो है एंड प्रोडक्ट्स के इम्प्रूव होंगे, ये कंपनीज और परफॉर्म करेंगी। तो ये तो एग्रोकेम स्पेस है, पर अदर देन दैट जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस है, उसमें भी मुझे लगता है कि अच्छी रिकवरी होने की संभावना है, बिकॉज चाइना अगर इंटरनल कंजम्पशन करने लगेगा केमिकल्स की, तो उसको डंपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस पर जो स्पेशलिटी केमिकल है, उसमें मुझे लगता है वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े एलिवेटेड है। हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें। होपफुली जब मैं नेक्स्ट टाइम आपके शो में आऊंगा, तो शायद आपको कुछ नाम बता पाऊं जो हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। तो इंटरेस्टिंग वो डिस्कशन, वी लुक आउट फॉर इट। अभय जी, आईटी कंसर्निंग का अगले हफ्ते नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और एक्सेंचर ने अपना अपडेट दे दिया है, तो थोड़ी सी पिक्चर है कि कैसी स्थिति देखने को मिलेगी। क्या पैसे लगाना शुरू करें अहेड ऑफ नंबर्स, या फिर पहले Q2 के नंबर्स देख लें और Q3 की कमेंट्री कितनी बेहतर हो रही है वो भी सुन लें? हालांकि Q3 तो वैसे भी एक डल क्वार्टर रहता है। जी, आई थिंक हर्षदा, मैं आपने जो सेकंड बात कही उसके साथ रहूंगा कि ये एक ऐसा स्पेस है जो 2-3% की ग्रोथ की गाइडेंस दे रही है ये कंपनीज। और मैं सुनना चाहूंगा एटलीस्ट एक बार किसी लार्ज कंपनी की कॉन्फिडेंट गाइडेंस की, अब वो 8-10% की ग्रोथ के ट्रैक रिकॉर्ड पे जाएंगे। अगर वहां पे गए तो मैं डेफिनेटली ऐड करूंगा इन्हें पोर्टफोलियो में। पर ये सुनना जरूरी है कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है इनके बिजनेस पे, बिकॉज यूएस में कॉस्ट प्रेशर्स काफी ज्यादा हैं। रेट कट के बावजूद कोई ऐसा पिकअप नहीं है। जो बिजनेस मिल भी रहा है वो लोअर मार्जिन पे मिल रहा है। तो कैसे ये कंपनीज ग्रो करेंगी मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ मार्जिन, ये मैं कमेंट्री सुनना चाहूंगा। आई थिंक इन्वेस्टर्स को समय मिलेगा इन स्टॉक्स को ऐड करने के लिए। इसमें कोई जल्दबाजी करना या बॉटम फिशिंग करने की मुझे नहीं लगता अभी कोई जरूरत है। अभय जी, इस समय जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो है कच्चा तेल, स्पेशली जो ईरान इजराइल के बीच स्थिति और भी इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दे रही है। और कल जो बाइडेन का जो बयान आया उसके बाद हमने देखा $78 के आसपास कच्चा तेल आ गया है। अब डर यही है, और कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि अगर सिलसिला ऐसा ही चला तो $100 तक जा सकता है। ये हमारे लिए, हमारे इकोनॉमिक्स के लिए कितना विपरीत असर लेकर आएगा? और फिर स्टॉक मार्केट में ये जो स्टॉक्स थे, चाहे वो पेंट कंपनी, आपकी एविएशन स्टॉक्स, हो गई क्या इनकी रैली? टॉप हो गया क्या? जी, आई थिंक हमारा ये व्यू है कि जो कच्चा तेल है, ब्रेंट, WTI दोनों जा सकते हैं $100 की तरफ। तो हमारे जो मॉडल्स हैं वो $90-100 पे अभी हमने उसको कैलिब्रेट किए हैं। और उस रिकैलिब्रेशन से क्लियरली ये दिख रहा है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का ऑलरेडी बढ़ा है वो और बढ़ेगा, क्योंकि आप सोना का इंपोर्ट कम कर सकते हैं, पर क्रूड अभी भी हम एनर्जी डेफिशिएंट हैं तो इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा मैक्रो पे वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। और ये काफी समय से हमने इस लेवल की प्राइसिंग देखी नहीं है। तो फ्रैंकली हमने इंडिया में भरपूर फायदा उठाया है पिछले 4 साल में पोस्ट कोविड। चाइना के स्लम की वजह से हमने देखा कि सारे कमोडिटी के प्राइसेस कम थे, तो ऑटो इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कैपिटल गुड इंडस्ट्री, सबको बहुत फायदा हुआ उसका। पर अगर ये साइकिल टर्न होती है, और लग रहा है कि थोड़े दिन के लिए तो होगी, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो कंपनीज, ऐसे जो सेक्टर्स आपने बताए हर्षदा, उन पे डेफिनेटली आएगा। और ऐसे एनवायरनमेंट में आएगा जहां पे कि वैल्यूएशन मल्टीपल्स ऑलरेडी एलिवेटेड है। जो हम बात करते रहते हैं कि मार्केट एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव मार्केट में अगर बैड न्यूज आती है तो करेक्शन भी शॉर्ट टर्म में सिवियर होगा। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स को मौका भी मिलेगा। तो मेरी सलाह यही है हर्षदा कि एक जल्दबाजी ना करे। ये बाय ऑन डेप्स मार्केट में फिर कहूंगा बिल्कुल नहीं है। और थोड़ा कैश लग के बैठे पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेटली ये जैसे बैड न्यूज आएगी अगले 2-3 महीने में, तो एक मौका मिलेगा इन्वेस्टर्स को ये अच्छे स्टॉक्स ऐड करने का।
अभय जी, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे पॉसिबली, और वो ये है कि ये जो वीकली एक्सपायरीज को रिड्यूस किया है सेबी ने और एक्सचेंजेस ने अब उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिए भी हैं, ये जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल स्पेस था जिसमें ब्रोकरेज कंपनियां थी और डिस्काउंट ब्रोकरेजेस थे और एक्सचेंजेस थे, उसमें डिपॉजिटरीज थे, आपका इन पे टेक क्या है इस वक्त, और कोई आप लोगों ने अपनी होल्डिंग्स के साथ छेड़छाड़ की है इसमें या फिर नया एडिशन किया है? देखिए, हमारा काफी समय से होल्डिंग है जिनको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। तो इसमें ये मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर सीडीएसएल और कैम्स मुझे लगता है हमारे पास 5 या 6 साल से हैं पोर्टफोलियो, मॉडल पोर्टफोलियो में। और हमने देखा है कि एक सेक्युलर रन देखा है उनमें अर्निंग्स ग्रोथ का और वैल्यूएशन मल्टीपल एक्सपेंशन का। मुझे लगता है कि जैसे ये मार्केट जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया का 4-4.5 ट्रिलियन का, वो जैसे जैसे बढ़ेगा 6, 7, 8, 10 ट्रिलियन डॉलर की तरफ जाएगा, तो ये कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है रहेंगी और पूरा इनको फायदा मिलेगा उस ग्रोथ का। और उसमें एक्सचेंजेस भी आते हैं, बीएसई, एमसीएक्स, एनएसई अभी लिस्टेड नहीं है, उनको भी फायदा मिलेगा। जो तीसरा सेगमेंट जो आपने कहा ब्रोकरेजेस, वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड सेगमेंट है क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की है मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेंट्स के आने की, क्योंकि बहुत इजीली लोग ट्रेड कर पा रहे हैं। थोड़ी लगाम लगी है ओवर ट्रेडिंग पे, पर मुझे नहीं लगता कि उनके जो मॉडल्स हैं वो डिसरप्ट होंगे। ये ब्रोकरेज कंपनीज हैं, डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी है, जैसे एंजल वन एक लिस्टेड कंपनी है। तो मुझे लगता है थोड़ा एक स्लो डाउन होगा अर्निंग्स में, क्योंकि उनको नए मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, कर सकते हैं। पर ब्रोकरेजेस पे अभी हम न्यूट्रल है, तो अभी हमारे पास कोई ब्रोकरेज स्टॉक नहीं है पोर्टफोलियो में। आई थिंक हम वेट करेंगे 3 से 6 महीने की, कैसे वो अपना रीओरिएंट करते हैं बिजनेस और उसका क्या इम्पैक्ट दिखता है अर्निंग्स में। शुक्रिया अभय जी हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। अगली बारी जब अभय अग्रवाल से बात होगी, आई एम श्योर कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक्स पर बात होगी, स्पेशली केमिकल साइड पर, क्योंकि वहां पर वो डिटेल स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, मार्केट पर लौटे तो 25,200 पर आपको निफ्टी स्टेडी दिखेगा। रिकवरी आई है डे लो से, लेकिन अब थोड़ी सी शांत है चाल। 46 पॉइंट के नेगेटिव जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक भी वैसा ही आपको दिखाई देगा। 52,000 पर पहुंचा, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाया है इंडेक्स। आपके लिए लेकर आते हैं जीएमआर एयरपोर्ट का स्टॉक, क्योंकि इस घंटे इस वक्त यहाँ पर मोमेंटम जोर दिख रहा है। 91 के आसपास फ्यूचर्स में ट्रेड है, 2% का इजाफा, ओआई एडिशन नियरली 3% प्लस का। साइजेबल वॉल्यूम पर यह ट्रेड देखा गया है। सुदीप, लिया जाए क्या जीएमआर? हर्षदा जी, मुझे लग रहा है ये इनिशियल रिकवरी है। कल स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, आज भी वहीं से पलटा है। तो पर मुझे लग रहा है 91.80, 92.20 ये लेवल्स बहुत क्रूशियल है। जब तक ये 92.20 के नीचे है तो चांस है कि वो यहीं पे कंसोलिडेट करे, और 92.20 के ऊपर ही मुझे लग रहा है एक अच्छा मूव आपको 96, 97 के लेवल्स तक मिल सकता है। तो अबाउ 92.20 यहाँ पे बाय कर सकते हैं विथ 90 एज अ स्टॉप लॉस, एंड देन फिर टारगेट होगा 96 और 98 ऊपर की तरफ। ओके, तो ये फिलहाल 96, 98। अब दिक्कत यही है, ये 90 से 100 की रेंज में ही घूमते रहता है। मोमेंटम आता है, फिर 100 तक जाता है, फिर फिसलता है। अब की बारी देखते हैं कहाँ जाएगा। 98 तक के लेवल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। बाय हल्का सा ग्रीन टिक निफ्टी बैंक में दोबारा देखने को मिला था। तो देखिए, विल है कि हम पॉजिटिव में आए, जो ग्रीन में आए। 25,200 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक 51,820 के आसपास इस समय है। मिड कैप इंडेक्स जो 1000 पॉइंट नीचे था, इसने 90% रिकवरी दिखा दी, अब सिर्फ 100 पॉइंट के ही नुकसान पर है। लेंगे एक ब्रेक के बाद आपके जो सारे सवाल जुड़े हुए हैं इस मार्केट के कंफ्यूजन में, बिकवाली जो बढ़ी है आज और निचले लेवल से रिकवरी आई है, उन सब के सवालों के जवाब मिलेंगे आपको वीरू के साथ। हमारे साथ एक और जानकार जुड़ेंगे, लेकिन वो सब होगा ट्रेडर्स हॉटलाइन में ब्रेक के बाद।